वहाँ पे ये कह के कि हम तुमको विधवा कर रहे हैं और इनको मारेंगे और मोदी को बताएंगे, तो उसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जरूर उनकी चुनौती मोदी जी ने स्वीकार करी और जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान में कोहराम मच गया। ससुराल मायका पाकिस्तान के आतंकवादियों का सब खत्म हुआ है, जमींदोज हो गया। जमींदोज हुआ है। अच्छा खासा उनको दंड मिला है और आघात जो कहते थे, जो हमने कहा था कि टाइम प्लेस हमारी चूजिंग का होगा और ऐसी जगह हर्ट करेंगे जहां सबसे ज्यादा आपको पीड़ा हो। भारत की जो स्ट्राइक थी ये आतंक के खिलाफ थी, आतंकवादियों के खिलाफ थी, बिल्कुल मेजर्ड थी, प्रोपोर्शनेट थी, नॉन एस्केलेटरी थी और रिस्पॉन्सिबल। आज के दिन भारत के पास द बेस्ट इन द वर्ल्ड इक्विपमेंट है और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहता हूँ, द मैन बिहाइंड द गन। जो भारत के सैनिक हैं, नौ सैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये ऐसे लोग हैं जो प्रशिक्षण और अपने वेपन्स को हैंडल करने में तो बहुत ही सक्षम हैं ही, उसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने का इनका जो मादा है वो अतुलनीय। पाकिस्तान का नाम ही पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी पाक नहीं है, सब नापाक है। तो ये पाकिस्तान का मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम तो बिल्कुल ही कमज़ोर है, मिलिट्री वहाँ पे सब कुछ करती है और मिलिट्री आज करप्ट है। आधे से ज़्यादा लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, सारे सीनियर अधिकारियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। कि भारतीय फौज भी तैयार है, भारत की नौसेना भी तैयार है, ऑपरेशन भले ही वायुसेना ने दिया और अंजाम जाके, इसका क्या आप सब जुड़ा जाए? जी, भारत में जब भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो सशस्त्र सेना, वायुसेना, जल सेना और थल सेना सब एक साथ कोऑर्डिनेशन में रहती है। अगर उन्होंने कोई वेपन फायर नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी बता दें कोलैप्स कर दिया। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का है और वो काम करेगा नहीं करेगा, स्पेयर्स हैं कि नहीं है, उसके लुब्रिकेंट्स उनके पास हैं कि नहीं है, ये भी बहुत मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक बहुत हम कॉन्फिडेंट है कि ये सब चीज़ें उनको दिक्कत देंगी। और मैं एक बात बता दूं, जब वो चाइना से कोई चीज़ खरीदते हैं तो चाइना का इतना दादागिरी है पाकिस्तान के ऊपर कि वो उस इक्विपमेंट का जो नॉर्मली क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह और उसकी सब सर्विसिबिलिटी वगैरह चेक करके तब एक्सेप्ट करते हैं, तब उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, तब आर्म फोर्सेज उसको एक्सेप्ट। इसके केस में जो आ गया सो आ गया। अगर कोई दुश्मन कोई गलत तरह की हरकत करता है, कहीं से आने की कोशिश करता है, तो हम उसको कभी छोड़ते नहीं। वर्ल्ड की प्रोफेशनल आर्मी और एक वर्ल्ड की रोग आर्मी के बीच ये मुकाबला है। भारत कभी भी नैतिकता के मूल्यों पे नीचे नहीं गिरता, भारत सिविलियन टारगेट्स को इंगेज नहीं करता, भारत निर्दोषों को कभी नहीं फायर करता, भारत मिलिट्री टारगेट्स को ही डिस्ट्रॉय करता है या आतंकवादी शिविरों को। भारत ने कभी आतंकवादी नहीं पाले हैं और पाकिस्तान में तो आतंकवाद इज उनके राष्ट्र की नीति है, इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान। नमस्कार, इस वक्त मैं आपके साथ हूं, आपका हमजुबान संजीव चौहान, और आप बने हुए हैं स्टेट मेरठ हिंदी पर। भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हो रहा है वो दुनिया देख रही है। भारत पाकिस्तान से जूझ रहा है या पाकिस्तान भारत से जूझ रहा है? ऐसे तमाम उलझे हुए सवालों के सीधे सीधे सपाट जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय थल सेना के पूर्व यानी कि सेबर एमरत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी। चतुर्वेदी सर, स्वागत है आपका स्टेट मेरठ में। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को आप भी नहीं सो रहे हैं, हम भी नहीं सो रहे हैं, और भारत पाकिस्तान नहीं सो रहा। पाकिस्तान सोना चाहेगा तो भारत ने उसे जगा के कच्ची नींद से बैठा दिया है। क्या चल रहा है ये 7 तारीख से 8 तारीख से?
ये सब एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, जैसा सोचा गया था, क्योंकि भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था 22 अप्रैल के उस दुखद घटना के बाद पहलगाम की बात कर रहे हैं। पहलगांव में जो इन आतंकवादियों ने हमारे भाई बहनों को जिस तरह से ट्रीट किया है, उसका बदला तो लेना ही था। बदला तो नहीं कहूँगा, उसकी सज़ा तो उनको मिलनी ही थी, पाकिस्तान को। और इसलिए ये सब बहुत ही प्राकृतिक था कि ऐसा होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल शब्दों में कह दिया था कि जो इस आतंकी घटना के जिम्मेवार हैं और जो इसमें साजिश में शामिल हैं, उन सबको पृथ्वी पे कहीं भी होंगे ढूंढकर हम सजा देंगे। और ऐसा ही हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने भी बोला था। तीनों सेनाएं, हमारी सशस्त्र सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरह से सदैव तैयार रहती हैं। और ऐसे अवसर, जबकि राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कोई घटना हुई हो, तो तीनों सेनाएं हमारी अपना सर्वोच्च देने के लिए तत्पर हैं। और यही हुआ। 7 तारीख को हमने उनके 9 आतंकवादी शिविर और कुछ उनके जो केंद्र थे, जो हेडक्वार्टर्स थे, बिल्कुल सटीक प्रिसीजन स्ट्राइक करके हमारे एयरफोर्स ने, मिसाइल्स ने, कुछ आर्टिलरी गन्स ने भी, इन सब ने उनको बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। और इसका नाम इतना सटीक रखा गया था क्योंकि 22 अप्रैल को जब इन दुर्दांत क्रिमिनल्स ने जब उन हमारे भाइयों को मारा है और कहा है कि बैसरन घाटी पहलगाम में, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां पे ये कह के कि हम तुमको विधवा कर रहे हैं और इनको मारेंगे और मोदी को बताना, तो उसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जरूर, उनकी चुनौती मोदी जी ने स्वीकार करी और जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान में कोहराम मच गया। बिल्कुल। और मैं समझता हूं, जो आपको प्रिंट मीडिया में और टीवी पे, चैनल्स वगैरह पे सब मालूम पड़ रहा है कि 100 के करीब हैं, 90 के करीब हैं, कोई कह रहा है। बट मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि 9 आतंकी शिविरों में कम से कम नहीं तो 150 लोग करीब मारे गए हैं। और इसके अलावा करीब 100-125 के करीब घायल भी हुए हैं, जो इंजर्ड हैं। और जो उनके केंद्र थे वहां पे, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके जितना भी जो कुछ उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज स्टैब्लिश की थी, वो सब बर्बाद हुई हैं। तो आतंकी शिविरों को बिल्कुल तहस नहस करके बर्बाद कर दिया गया है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह पे, स्पेशली बहावलपुर, जहाँ पे ये मसूद अजहर का कोई कहता है साला है, कोई कहता है भाई है, रौफ, जिसको कि मतलब ससुराल मायका पाकिस्तान के आतंकवादियों का सब खत्म हुआ है, जमीन दोज हुआ है। अच्छा खासा उनको दंड मिला है। और आघात जो कहते थे, जो हमने कहा था कि टाइम प्लेस हमारी चूजिंग का होगा और ऐसी जगह हर्ट करेंगे जहां सबसे ज्यादा आपको पीड़ा हुई, मतलब दिल पे चोट मारी है। बिल्कुल निशाना सही है। और यह होना था। उसके बाद बहुत ही लाजिम था कि अपनी थोड़ा सा सम्मान की रक्षा करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत रिटेलिएट करना ही था। क्या पाकिस्तान का सम्मान अभी दुनिया में है? सम्मान तो नहीं है, लेकिन जो बची खुची साख है उसका उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए किया है। और देखिए, एक प्रोफेशनल आर्मी की, जिसमें हमने केवल कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, उन्हीं को टारगेट किया जहां पे ये आतंकी शिविर थे और जहां पे इनके हेडक्वार्टर्स थे। इन्होंने क्या टारगेट किया? इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। जब पुंछ में हमारे कुछ नागरिक मारे गए और बाकी जगह कुछ उन्होंने कोशिश की मिलिट्री टारगेट्स को, जबकि हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भारत की कोई मंशा नहीं है। भारत की जो स्ट्राइक थी ये आतंक के खिलाफ थी, आतंकवादियों के खिलाफ थी, बिल्कुल मेजर्ड थी, प्रोपोर्शनेट थी, नॉन एस्केलेटरी थी और रिस्पॉन्सिबल थी। मतलब जो आसमानी लड़ाई शुरू हुई है जी 8 और 9, जी 8 की शाम और 9 की पूरी रात, ये पाकिस्तान की तरफ से भारत को और कल सुबह भी
कल सुबह भी उन्होंने जो 2-3 जगह हमले किए, पुंछ में किया, अमृतसर में कोशिश की, राजस्थान में की, भुज में की, और फिर रात में वो सेकंड जब अटैक हुआ है, जहां पुंछ पे जम्मू पे उन्होंने ड्रोन से हमले की कोशिश की, श्रीनगर में ड्रोन से, कुछ जगह लद्दाख की तरफ भी लेफ्टिनेंट कोशिश जनरल की। साहब, आप 1971 1971 में भारतीय फौज में कमीशन हुए थे। जी, किस पोस्ट पे आपने ज्वाइन किया था उस जमाने में? मैं उस समय में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पे हम लोग कमीशन होते थे। और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल से किस सन में रिटायर हुए, 40 साल की करीब नौकरी करके? 2011 मई में मैं पूरे 40 इस साल 4 दशक की, यानी कि 1971 से और 2012 में 11 में जी, बदली फौज भारत की कहां खड़ी है अब पाकिस्तान से अड़ी हुई? बहुत बदलाव आ गया। मैं 1971 की बात करता हूँ, जब हमारे पास 75-24 गन्स थी, माउंटेन गन, वो आज ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं। आज स्टेट ऑफ द आर्ट 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन्स हैं, अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स हैं, आर्टिलरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, एमुनिशन, एक्सकैलिबर एमुनिशन आ गया है, हमारे पास S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस वेपन सिस्टम आ गया है, T-90 टैंक्स आ गए हैं, हमारे पास एयरफोर्स में द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एयरक्राफ्ट राफेल आ गया है, नेवी में आजकल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, बहुत बदल गया है आज के दिन। भारत के पास द बेस्ट इन द वर्ल्ड इक्विपमेंट है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहता हूं, द मैन बिहाइंड द गन, जो भारत के सैनिक हैं, नौसैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये ऐसे लोग हैं जो प्रशिक्षण और अपने वेपन्स को हैंडल करने में तो बहुत ही सक्षम हैं ही, उसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने का इनका जो मादा है, वो अतुलनीय है। हालांकि ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन चूंकि भारत की फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान को कपड़े पहनना भी भुला दिया है इस वक्त, जो जिस हाल में है ऐसे भाग रहे हैं इस टाइम। मुनीर साहब का क्या हाल होगा अभी पाकिस्तान तक में? तो वो दिखे नहीं है। पिछले, मैं समझता हूँ, जब से ऑपरेशन सिंदूर, 60 घंटे में तो हमने उनको कहीं टीवी पे नहीं देखा। उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब प्रवक्ता के रूप में जरूर आते हैं, और काफ़ी कुछ, कभी झूठ बोल जाते हैं, कभी सच बोलते हैं, लेकिन एक बात है कि इस बार उन्होंने स्वीकार किया कि उनके 2 फाइटर कल जे गिरा दिए। 17 गिरा दिए गए भारतीय ने, और यह भी स्वीकार किया कि इन 9 शिविरों पर भारत का अटैक बिल्कुल सटीक था। यानी कि जो पाकिस्तान प्यार से नहीं मान रहा था, उसने मान लिया है कि भारत ने उसकी सरजमी पे जाके 9 आतंकवादी कैंप ध्वस्त किए, यानी कि आतंकवादी की फैक्ट्री आतंकवाद की है पाकिस्तान। वो उसमें तो कोई शक ही नहीं था। आतंकवाद का तो पाकिस्तान में, विश्व में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान पालता है। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से 2 किलोमीटर के दूर पे वो रहता था। इस तरह की चीजें, पाकिस्तान का नाम ही पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी पाक नहीं है, सब नापाक है। तो ये पाकिस्तान का मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम तो बिल्कुल ही कमजोर है। मिलिट्री वहां पे सब कुछ करती है, और मिलिट्री आज करप्ट है। आधे से ज्यादा लोग कमर्शियल एक्टिविटीज में, सारे सीनियर अधिकारियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। उनका पाकिस्तान पे केवल राज्य करना एक लक्ष्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और राज्य करने की भी अब उनकी अलग नई तकनीक उन्होंने अख्तियार कर ली है कि अब हम कू करके खुद वहां के राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनेंगे, हम बाई प्रॉक्सी रहेंगे। सिविलियन गवर्नमेंट बना देंगे जो हमारी मर्जी से बनेगी, उसके बाद जो हम चाहेंगे वो सिविलियन गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को या उसकी झपट ना झेल पाने के बाद, झेल नहीं पाएंगे, अब वहां पाकिस्तान में क्या हालत कर रखी है भारतीय फौज ने। और आपने 2 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर होने वाली रात की अगली जो सुबह आई है, आपने स्टेटमेंट यानी कि मुझसे कहा था कि भारतीय फौज भी तैयार है, भारत की नौसेना भी तैयार है।
ऑपरेशन भले ही वायुसेना ने दिया हो अंजाम जाके, इसका क्या आप सब जुड़ा संजीव जाके? जी, भारत में जब भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो सशस्त्र सेनाएं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना सब एक साथ कोऑर्डिनेशन में रहती हैं। अगर उन्होंने कोई वेपन फायर नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसमें शामिल नहीं थे। पूरे कोऑर्डिनेशन में, पूरी प्लानिंग के समय हमारे तीनों चीफ और सीडीएस बैठते हैं, वो सब डिसाइड करते हैं, उनके जो स्टाफ जो रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री इस ऑपरेशंस टाइम के। मोर्चे पे जी। कल से मतलब 8 अप्रैल 2022 से जो शुरू हुई है आमने सामने, जो रात गुजरी है 8 और 9 अप्रैल की, इसमें सब क्या हो रहा होगा पाकिस्तान और उसके सीमाओं में और अंदर, क्या हालत है? कल उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण हमला किया जिसमें जम्मू, श्रीनगर, जैसलमेर और कुछ अमृतसर वगैरह में भी अपने ड्रोन्स भेजे, कुछ मिसाइल्स भेजी। अ, उसका अच्छी तरह से पूरे मैं कहूँगा कि जज्बे के साथ भारत ने उनको सबको डिस्ट्रॉय किया। मोस्टली उनके जो ड्रोन्स थे, मिसाइल्स सब बर्बाद की गई। कोई भी कहीं इफेक्टिव नहीं रही, प्रभावशाली। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी बता दें कोलैप्स कर दिया है। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का है और वो काम करेगा नहीं करेगा, स्पेयर्स हैं कि नहीं है, उसके लुब्रिकेंट्स उनके पास हैं कि नहीं है, ये भी बहुत मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक बहुत हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये सब चीज़ें उनको दिक्कत देंगी। और मैं एक बात बता दूं, जब वो चाइना से कोई चीज़ खरीदते हैं तो चाइना का इतना दादागिरी है पाकिस्तान के ऊपर कि वो उस इक्विपमेंट का जो नॉर्मली क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह और उसकी सब सर्विसेबिलिटी वगैरह चेक करके तब एक्सेप्ट करते हैं, तब उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, तब आर्म फोर्सेस उसको एक्सेप्ट। इसके केस में जो आ गया सो आ गया, चेक किया, सर्विसेबल है नहीं है, कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। वो सब इतने उनके प्रभाव में दबे हुए हैं कि फौरन साइन करके पेमेंट हो जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, एक चीज सवाल आ रहा है कि आप भारतीय थल सेना में जिस कोर में, जिस विंग में रहे हैं, क्या वो विंग भी अभी कहीं भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को जवाब दे रही है? बिल्कुल, मैं आर्टिलरी का एक सैनिक था, तोपखाने का। मैं 99 उस वक्त माउंटेन रेजिमेंट होती थी, उसमें कमीशन हुआ था और एक मेरा सौभाग्य था कि मैंने केवल अकेली एक रेजिमेंट में ही नौकरी की है, उसी में कमांड किया 90 से 94 तक। और तो 99 फील्ड रेजिमेंट आज मीडियम बन चुकी है, उसके पास बहुत अच्छी आज गन है और वो भी अच्छी तरह से पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा रही है। मैं बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने, एक बार दोबारा बताएं? 99 मीडियम रेजिमेंट। 99 मीडियम रेजिमेंट, जी। इसका क्या काम है आपकी रेजिमेंट का जिसमें आप मेरी 40 साल नौकरी करके आए? रेजिमेंट आर्टिलरी तोपखाने की है, तो हम लोग दुश्मन के सीधे जो तोप? हाँ तोप हैं, उनके जो ठिकाने हैं उनको बर्बाद करते हैं। कभी कभी जो पिन पॉइंट और प्रिसीजन स्ट्राइक की जरूरत होती है तो वो भी कैपेबल कर सकते हैं, वहां से भी फायर कर सकते हैं। और अगर कोई दुश्मन कोई गलत तरह की हरकत करता है, कहीं से आने की कोशिश करता है, तो हम उसको कभी छोड़ते नहीं। पाकिस्तान की अभी जो शुरू हुई है भारत के साथ, इसमें कौन सी कमजोर नस है जो भारत के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकती है भारतीय फौजों को? कोई अकेली एक तो नहीं है, लेकिन सभी हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल आर्मी, वर्ल्ड की प्रोफेशनल आर्मी और एक वर्ल्ड की रोग आर्मी के बीच ये मुकाबला है। भारत कभी भी नैतिकता के मूल्यों पे नीचे नहीं गिरता। भारत सिविलियन टारगेट्स को एंगेज नहीं करता। भारत निर्दोषों को कभी नहीं फायर करता। भारत मिलिट्री टारगेट्स को ही डिस्ट्रॉय करता है या आतंकवादी शिविरों को। भारत ने कभी आतंकवादी नहीं पाले हैं और पाकिस्तान में तो आतंकवाद इज उनके राष्ट्र की नीति है। इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो कायर लोग हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं, उनकी आर्मी नॉन प्रोफेशनल आर्मी है, कायर लोग हैं जो इस तरह के हमले। नहीं तो कोई भी प्रोफेशनल आर्मी कभी इंडल्ज नहीं होगी जो ये लोग आतंकवादियों से करवाते हैं। इस टाइम जो भारत की फौज जवाब दे रही है, पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद, कराची,
इनकी क्या हालत होगी, क्योंकि बहुत तबीयत से भारत कर रहा है इनका इलाज। बहुत सटीक निशाने से हम लोगों ने करेक्ट टारगेट पे, हम लोगों ने किसी गलत टारगेट पे नहीं, हम लोगों ने जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स पे, ये सब रिटेलिएशन नहीं है, ये एस्केलेशन पाकिस्तान ने किया, उसका हम जवाब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कल सुबह एंगेज करने की कोशिश की, शाम को फिर उन्होंने हमारे एयरफील्ड्स और मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करने की कोशिश की, उसका रिटेलिएशन हमने किया रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और केवल मिलिट्री टारगेट्स या जो टारगेट जो वल्नरेबल एरियाज थे या वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं या रडार्स हैं या एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, इनको नुकसान उनको हमने नुकसान ये किया। पाकिस्तान की फौज जो कहते थे ये लोग बच्चा बच्चा वहां हम परमाणु बम गिरा देंगे, अब 24 घंटे हो गए हैं या होने जा रहे हैं 18 घंटे, परमाणु बम कहाँ गया इनका, कुछ अंदाजा है आपको? आप तो फौजी हैं। जो इस तरह की बातें करते थे, एक रेलवे मिनिस्टर ने कहा, एक फॉरेन मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, हाँ, और वो कहते हैं कि हमारी अलमारी में सजाने के लिए नहीं है। इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि परमाणु बम कैसे चलाया जाता है, उनको उसका बटन दबाना भी नहीं आता होगा, लेकिन कहने को इस तरह की बातें करते हैं। इन लोगों को परमाणु बम का जो परिणाम होते हैं वो भी नहीं मालूम। परमाणु बम मेरे ख्याल से आर वेपन्स ऑफ नो यूज। जब मैं नो यूज कह रहा हूं तो ये नहीं कि वो यूज करने के लायक नहीं है, लेकिन वो कभी भी यूज नहीं होंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि आमने सामने की लड़ाई अगर पाकिस्तान भारत में कुछ अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ने की कोशिश करेगा तो वो सोचता है कि पाकिस्तान बच जाएगा, पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व खत्म हो जाएगा जिस दिन उसने अपना। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देख लीजिए, कहां पे लड़ाई चल रही थी? यूरोप में लड़ाई हो रही थी या एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में लड़ाई हो रही थी, और परमाणु बम नागासाकी, हिरोशिमा कहां कितनी दूर फेंका गया। तो ये सब समझते हैं कि परमाणु बम अगर पास में फेंक देंगे तो हमारे ऊपर भी आएगी, उसके बहुत बुरे परिणाम पाकिस्तान में भी होंगे। तो जब ये चला नहीं सकते हैं और आने वाले वक्त में जो इनके कुकर्म हैं पाकिस्तान की, ये बचेंगे भी नहीं, साफ होंगे, तो वो परमाणु बम क्या इस टाइम अपना भारत धीरे से उठा लाए, रख लाए? मेरे ख्याल से ऐसा अभी तो इस संदर्भ में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जरूर पूरे विश्व को एक इस तरह के गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र के ऊपर उनको डी न्यूक्लियराइज करना बहुत जरूरी है। जब इराक में इतना बड़ा ऑपरेशन अमेरिका ने लॉन्च किया, जस्ट कि यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर भी पूरे विश्व ने, क्योंकि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है, आतंकवाद को ये बढ़ावा देता है, और इसलिए उनके ऊपर हर प्रकार की विश्व ने कार्रवाई करनी चाहिए कि ये डी न्यूक्लियराइज हो। आपने भारतीय फौज ज्वाइन करते ही 1971 में लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ, 4-5 महीने की आपकी थल सेना की सेवा हुई थी। जी जी। उसके बाद उस अनुभव से 40 साल के सेवा काल के थल सेना में क्या समझते हैं कि ये जो रात भर हुआ है, भारत की थल सेना ने क्या बॉर्डर पे क्या करा होगा? आप ही बताएं, क्या रहा होगा हालत? एक तो पूरा सीमा पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी सशस्त्र सेनाएं सब बिल्कुल सतर्क है। पाकिस्तान को बताने के लिए क्या किया होगा? पाकिस्तान को बताने के लिए जब क्या किया पाकिस्तान ने जम्मू को, श्रीनगर को, इसका जवाब क्या दिया जब होगा? इन्होंने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंकी हैं, तब भारत ने पूरे प्रभाव के साथ प्रहार किया, और ये केवल एस्केलेटरी नहीं था, ये रिस्पॉन्स थी, उनके एस्केलेशन की रिस्पॉन्स थी भारत की, और मिलिट्री टारगेट्स को भारत ने बर्बाद किया है, अच्छी तरह से संदेश दिया है। भारत ने, जो रिपोर्ट आ रही है, कुछ उनके एयरक्राफ्ट भी हमारी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ने बर्बाद किए हैं। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से ही मैं सुन रहा हूँ 2 पायलट भी भारत के आज उसमें बंद किए, भारत ने पकड़े हैं उनके 2 पायलट्स भी। अच्छा। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन ये सब खबरें हैं। अभी आधिकारिक सूचना जब 10 बजे हमारे MEA के और MOD की ब्रीफिंग होगी, उसमें सही सब कुछ बताया जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है लेफ्टिनेंट जनरल साहब, कि नेवी ने भी
कल काम कर दिया है पाकिस्तान का कराची पोर्ट पे। आधिकारिक रूप से मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन मैं पूरा बेस्ड ऑन माय मिलिट्री एक्सपीरियंस कह सकता हूं कि जब इतना कुछ हुआ है तो नेवी ने भी जरूर कुछ किया होगा कराची में अपनी जो न्यूज है उसको ताकतवर बनाने के लिए। क्या एक पोर्ट पाकिस्तान का अगर खत्म करता है इंडियन नेवी तो कितने का सर लॉस, कुछ अंदाजा कभी? लॉस एक आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में कहें तो एक बात है। मैं कहूँगा कि अगर कराची पोर्ट इनका बंद हो गया तो इनके पास एम्यूनिशन तो छोड़िए, फ्यूल भी आना बंद हो जाएगा और त्राही त्राही मच जाएगी अगले 2 या 3 दिन में, क्योंकि सारा फ्यूल मिडिल ईस्ट है, उन्हीं के जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको अगर हमारी इंडियन नेवी ब्लॉक कर देगी तो ये लोग सब तरफ भीख मांगने शुरुआत हो जाएगी। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्रालय के चीफ रहते हुए तीनों सेनाओं को भारत की इस वक्त खुले हाथ छोड़ दिया है, क्या पूरा मौका उठाने कुछ गवा तो नहीं रही है, चूक तो नहीं रही हमारी सेनाएं पाकिस्तान के साथ? ये संजीव जी कहूँ, जब इस तरह के कि हमने फ्री हैंड दे दिया है अपनी आर्म फोर्सेस को, तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए आपको छोटी मोटी चीज़ें, अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फायर किया कहीं पे या शेलिंग की तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऑपरेशनल चीजें हो रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बात, हाँ, जो भी कुछ हो रहा है, तो हमारी आर्म फोर्सेस आर ए वेरी डिसिप्लिन्ड एंड प्रोफेशनल आर्मी है। वो कोई भी गलत कदम बिना सरकार के सहमत के, बिना उनकी सूचना के नहीं लेंगे। हर एक चीफ, हमारे सीडीएस, हमारे आर्मी कमांडर्स, हमारे कोर कमांडर्स, ये सब एक डिसिप्लिन फोर्स है। अपने राय जरूर दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो मेजर ऑपरेशंस और मेजर इनिशिएटिव्स जो लिए जाएंगे वो टॉप एशलॉन जिस लेवल पे उसको अप्रूव करना चाहिए उसकी अप्रूवल के बाद ही लिए जाएंगे। भारतीय थल सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल होने के नाते, खासतौर से तोपखाने जैसी विंग के इस टाइम बॉर्डर पे, मतलब राइफलें तो अब इस्तेमाल नहीं हो रही होंगी, अब क्या चल रहा होगा? तोपें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त तोपें चल रही हैं क्योंकि पाकिस्तान ने तोपों को से खोला है। भारत ने कभी तोपें नहीं चलाई, लेकिन जब पाकिस्तान ने तोपें चलाई, हमारे पुंछ में आपने ये तो देखा है, टीवी पे आपने सबने देखा, हमारे 6 भारतीय भाई बहनों का कल बलिदान हुआ। तो वो सब जब हम देखते हैं तो उसके रिटेलिएशन में ही भारत ने फायर किया। और जब भारत फायर करता है तो भारत इफेक्ट के लिए करता है, भारत बिल्कुल करेक्ट टारगेट पे करता है, अंधाधुंध फायर नहीं करता। भारत उनके मिलिट्री टारगेट्स पर जहां से फायर भारत के ऊपर आया उसी के ऊपर बर्बाद करेगा, या फिर सोच समझ के उसके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स होंगे या हेडक्वार्टर्स होंगे या उनके कोई आतंकवादी शिविर होंगे, उन्हीं पे फायर करेगा। कैप्टन जनरल चतुर्वेदी साहब, मान लो अभी ये हुकूमत कहते हिंदुस्तान की कि बस जितना करना था हमने कर लिया, पहलगाम बैसरन घाटी का हिसाब बराबर, ऐसे में क्या भारत की वायुसेना, थल सेना, ठीक, और जल सेना, नेवी, तीनों संतुष्ट हैं कि हाँ काम निपटा दिया है पाकिस्तान का? वैसे तो मैं कहूं कि वॉर डेफिनेटली इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। इट इज द लास्ट ऑप्शन फॉर एनी नेशन एंड इट हैपेंड इन दिस केस। भारत ने कितनी कोशिश की, आज से नहीं, भारत आतंकवाद से कितने समय से, आप मुंबई का ले लीजिए और पराक्रम में पार्लियामेंट अटैक दे लीजिए, ये सब भारत ने 90s में जब कश्मीरी पंडित को वहां से हटाया गया, ये सब भुगता है। समझाने की कोशिश की है भारत ने विश्व में हर लेवल पे, कहने की कि आतंकवाद के साथ हम लोग कि अब क्या हिसाब बराबर हो गया है या अभी थोड़ा और जमे रहना चाहिए भारत को? संजीव जी, ये हमारे विदेश सचिव ने परसों बिल्कुल क्लियर कर दिया था जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। मैं तो सर वहां नहीं जाना चाहता, वो एक ब्यूरोक्रेसी है, उसको संभालना है मीडिया को, लेकिन आप भारत की फौज के हिस्सा रहे हैं, अंग रहे हैं,
चप्पा चप्पा छाना हुआ पाकिस्तान बॉर्डर का। अ, आप सर ये बताइए कि क्या भारत की फौज का अब काम पूरा हो गया पाकिस्तान में, अ, उसको ठंडक यही पड़ी? मैं कह रहा हूं संजीव जी कि कल विदेश सचिव ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बोला था, जब हमने 9 शिविरों को बर्बाद किया था उसके बाद, कि हमारा काम खत्म हो गया है। उन्होंने कहा था नॉन एस्केलेटरी। हमारा जो एक्शन था आतंकवादी शिविरों के अगेंस्ट था, आतंकवादी केंद्र हेडक्वार्टर्स के अगेंस्ट था, और ये नॉन एस्केलेटरी था। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि इसके अलावा भारत अब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की, हमारे सिविलियंस को हिट करने की कोशिश की, तो भारत के पास कोई और कुछ वो नहीं है कि भारत। उन्होंने कल ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनको भी बोला था कि रिस्पॉन्स विल बी वेरी इफेक्टिव एंड फर्म। तो वही भारत ने किया कि अगर आप हमारे सिविलियंस को मारोगे, हम हमारे मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करोगे, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो फायर होगा वो प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव होगा, सही ठिकाने पे होगा, सटीक होगा। सवाल पैना हो सकता है लेकिन जवाब आपको देना ही देना है। भारत की सेनाओं को तीनों को 24 घंटे और अगर मिल गए तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी? होपफुली मैं समझता हूं ऐसा अवसर नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत मूर्खता कर ली। भारत पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत अपना जो एक नॉन प्रोफेशनलिज्म दिखा दिया, गुंडागर्दी कर ली, हमारे निर्दोषों को मारने की कोशिश कर ली, निहत्तों को, इनोसेंट लोगों इस को। सब की सजा उनको मिल चुकी है। सजा उनको मिल चुकी है, बहुत अच्छी सजा मिली है। इट हैज तभी तो इतनी पीड़ा है उनको। लोग एक उनके संसद में एक उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोते भी नजर आए हैं, खुद कह रहे थे कि भगवान अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए हैं लेकिन तू इतना बड़ा दिल है तेरा, तू माफ कर देगा। क्या ये माफ करेगा परमात्मा? वो इनकी जो हरकतें हैं वो माफ करने लायक नहीं है। हाउ कैन यू किल अ हस्बैंड जिनकी 7 दिन पहले शादी हुई है, और कोई दोष नहीं उस बच्चे का, कोई दोष नहीं, सिवाय वो कलमा नहीं पढ़ पाया इसलिए आप उसको मार दें। ये अमानवीय कृत्य है, ये मानवता के अगेंस्ट है। पूरे विश्व को इसके अगेंस्ट आना पड़ेगा। बीके चतुर्वेदी साहब, क्या आपके हिसाब से इस दौर में जो भी चल रहा है, दोनों तरफ से हिंदुस्तान ने दबा के रखा हुआ है फौजों ने हमारी, जो बाकी थोड़े बहुत ऑपरेशन सिंदूर से बचे हुए कैंप रह गए टेररिस्ट के, उनको ना साफ कर लिया जाए? वो भी होंगे। अगर पाकिस्तान ने खुद नहीं किए तो भारत जरूर पाकिस्तान। इसी आज के दौर की बात कर रहा हूं जब हम लोग बैठे हैं और लड़ाई मैं चल रही है। समझता हूं कि जो मेन कैंप्स हैं और जो 21 कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए थे, और उसके अलावा जो कुछ रह गए हैं, वो आसानी से बर्बाद की जाएगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बनना चाहता है तो इस वक्त वो खुद आतंकवाद को एज ए राष्ट्र की नीति, एज ए स्टेट क्राफ्ट ऑफ द नेशन बंद करे, इन सब को पाकिस्तान से निकाले। और नहीं तो भारत जरूर मदद करेगा पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अगर इनकेपेबल है इनके साथ डील करने के लिए, तो भारत मदद करेगा उनको खत्म करने के लिए। और एक्चुअली मैं अगर देखा जाए इन द लार्जर स्कोप पे, तो पाकिस्तान की तो हमने मदद की है इन आतंकवादी शिविरों को बर्बाद करके। ये सर जो लड़ाई भी चल रही है, छिड़ गई है भारत पाकिस्तान के बीच, इसमें फौजी अफसरों का बॉर्डर पे जो सीधे आमने सामने वॉर में है, उनका क्या रोटेशन क्या होता है? आराम करने का, वॉर करने का, रिलीफ की बात कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिलीफ, ये एक पार्ट ऑफ द टोटल हमारी जो बैटल प्रोसीजर है उसका एक पार्ट है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि 24 घंटे कोई आदमी अगर बिल्कुल, कभी 1-2 दिन के लिए तो माना जा सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विदाउट अ स्लीप। मिनिमम 4 घंटे की स्लीप हर सैनिक को, हर अधिकारी को मिलनी चाहिए। और आई एम श्योर दे आर इंश्योरिंग इट। इट्स अ कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो हमारा कमांड सिस्टम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह का हो। शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ थे विशेष मेहमान के तौर पे, जो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने जो किया है वो भर रहा है। भारत कहीं किसी तरीके के ना पाप किए हैं उसने, ना दोषी है। पापियों को मारना है, सफाई करनी है,
तो पाकिस्तान जैसों को इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है। वकौल लेफ्टिनेंट जनरल पीके चतुर्वेदी। जय भारत की सेना।